जो आज हम लोग वीडियो कर रहे हैं, ये वीडियो आपका जो मैं दे आप लोगों को बता रही हूँ, इसमें मैं आपको प्रजनन यानी जीव जनन कैसे करते हैं, इसके बारे में बता रही हूँ। अभी जो हमारी पहली वर्कशीट आई थी, उसमें हमने थोड़ा जनन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आपने सभी ने देखा होगा, हर जीवित प्राणी में अपने जैसा ही जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ठीक है बेटा, लेकिन ये जीवों के जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है, पर उस जीव की जो स्पीशीज़ है, उस जीव की जो जाति है, उसको बचाए रखने के लिए जनन बहुत आवश्यक है। अब आपने देखा होगा कि जीव जनन तो करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जैसे अगर हम इंसानों की भी बात करें, तो इंसानों में हम लोग अपने माता पिता को देखें, अपने नाना नानी को देखें या अपने दादा दादी को देखें, तो हम लोग आधा आकार मतलब हाइट में, आकार में उनके बराबर हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों की शक्लें भिन्न भिन्न होती हैं। ऐसा ये तो ज़रूर होता है कि लोग बोल देते हैं कि अच्छा, ये अपने मम्मी पे गई है, ये अपने पापा पे गई है, या ये अपने बड़े भाई जैसे लगती है, पर ऐसा नहीं होता कि हम बिल्कुल सेम हो। वो इसलिए होता है कि हम सभी के केंद्रक में एक इम्पॉर्टेंट पदार्थ डीएनए पाया जाता है। डीएनए क्या करता है? उसमें प्रोटीन होते हैं। वो पहली पीढ़ी का संदेश दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम करता है, और वही प्रोटीन उसमें संदेश में प्रोटीन थोड़ा सा उसकी जो संरचना होती है उसमें परिवर्तन आ जाता है। वही परिवर्तन आकार में, मतलब जो हमारी शक्लें होती हैं या दूसरी जो पीढ़ी आती है, उसमें विभिन्नता का आधार बनता है। तो ये बेटा हम पहली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं सब कुछ। लेकिन जनन जो होता है, ये सभी जीवों में समान तरीके से नहीं होता। जो छोटे एक कोश के जीव होते हैं, जिनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, उनमें अलैंगिक जनन होता है, क्योंकि उनमें डीएनए नहीं पाया जाता। उसमें एक ही जो माता पिता में से कोई भी जो है अपनी संतान को उत्पन्न कर सकता है, और संतान बिल्कुल माता के समान होती है, कोई भी फर्क नहीं होता, क्योंकि उसमें डीएनए ही नहीं मिलता। जब डीएनए नहीं मिलेगा तो उसमें प्रोटीन नहीं होगा। जो प्रोटीन संरचना में अंतर लाता है, वो प्रोटीन वहाँ पर नहीं पाया जाएगा। लैंगिक जनन सभी बड़े जीवों में मिलता है, और डीएनए ही इस जनन का आधार है, जिसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम शुरू करते हैं अपना अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन में आपको बता ही चुकी हूँ कि क्या होता है, कि जो छोटे जीवों में, एक कोश के जीवों में होता है, इसके बहुत प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे द्विखंडन की। द्विखंडन में क्या होता है बेटा, एक कोशिका दो बराबर भागों में बट जाती है। भाई, अगर एक कोशिका जैसे दी हुई है हमें यहाँ पर, तो ये दो भागों में बट गई, दो भागों में बट गई, तो दोनों भाग क्या करने लगते हैं, दोनों भाग अलग अलग जीवों की तरह से काम करने लगते हैं, मतलब दो भाग अलग अलग जीव बन जाते हैं। इसके उदाहरण आप अमीबा दे सकते हो, सबसे इजी उदाहरण इसका अमीबा है। लेशमानिया, अमीबा, ये सब उदाहरण है। अब द्विखंडन में तो दो भागों में बटी थी। अगर हम बहुखंडन की, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, बहुखंडन मतलब किसी चीज़ का बहुत सारे भागों में टूटना। तो एक कोशिका है, एक कोशिका क्या हुई, बहुत सारे भागों में टूट गई, कई सारे भागों में टूट गई। सारी कोशिकाएं जो होती हैं, ये अलग जीव की तरह से काम करना शुरू कर देती हैं, तो ये कहलाता है बहुखंडन। ये जनरली क्या होता है, मलेरिया परजीवी जो होता है, जो मच्छर में के द्वारा हम लोगों में मलेरिया फैलाता है, उसमें होता है। उसमें एक कोशिका ही बहुत सारी कोशिकाओं में बट जाती है, और वो सारी कोशिकाएं ही परजीवी का रूप ले लेती हैं। अब आते हैं हम लोग बीजाणु जनन। ये भी अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है। बीजाणु जनन में क्या होता है, बीजाणु जो होते हैं एक मोटी दीवार से ढके रहते हैं। भाई, पहले जब परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है, या बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम है, या बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वो क्या होंगे, एक मोटी सी दीवार होगी, उससे ढके रहेंगे, उसके अंदर कवर होंगे। उसके बाद क्या होगा, जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, अनुकूल होने पर जो बीजाणु होते हैं वो अंकुरित हो जाते हैं, और हर बीजाणु जो है एक नए जीव को उत्पन्न कर देता है। ठीक है, इसका उदाहरण है पेनिसिलियम, राइजोपस, इन सब के उदाहरण हैं। अब हम आते हैं पुनर्जनन या पुनरुद्भवन। इसमें क्या होता है कि एक कोई विशेष अंग कोशिका होती हैं। ठीक है, विशेष कोशिका जो होती हैं, इसमें कोई हमें बहुत अलग से रचना नहीं चाहिए। विशेष कोशिका होती हैं, यही विशेष कोशिकाएं जटिल संरचना वाले जीवों का निर्माण करना शुरू कर देती हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा, द्विखंडन जो है, बहुखंडन हमने पढ़ा, बीजाणु जनन हमने पढ़ा, ये सब जो है छोटे जीवों में। और थोड़ा सा अगर हम और आगे की विकास की अवस्था में बढ़ते हैं, तो इसमें एक विशेष संरचना के द्वारा पुनर्जनन करवाया जाता है।
वो विशेष संरचना ही दोबारा से मतलब उसमें विकास होता है और एक नए जीव को जन्म दे देती है। ये जनरली जो है हाइड्रा में, थोड़े से बड़े विकसित जंतुओं में होना शुरू हो जाता है। अब ये अलैंगिक जनन जो है ये बड़े पौधों में भी करवाया जा सकता है। और कहाँ पर कहलाता है? इसको कहलाते हैं वहाँ पर कायिक प्रबंधन, जो बहुत ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। उपयोगी किस केस में माना जाता है? कि कुछ पौधों के जड़, तना, पत्ती भी नए पौधों में मतलब विकसित हो सकते हैं। ठीक है। उससे कई बार क्या होता है, देखो बेटा, कोई पौधा बहुत अच्छी क्वालिटी का है, उसके तना, जड़, तना, पत्ती बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, अगर हम बीज से भी उसको पैदा करें तो शायद वो इतना अच्छा पौधा नहीं बनेगा। तो उसके जड़, तना, पत्ती लेके उगा दिया जाता है और उससे नए पौधे का निर्माण कर दिया जाता है, जिससे कि जो उसके अंदर गुण हैं वो विकसित रहें। ऐसा ही जिस जाति की, मतलब अगर हमारे पास गेहूं, सपोज करो गेहूं की फसल उगाई हुई है, उस गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई हुई है, अगर हम उसको लैंगिक जनन के द्वारा दूसरा मतलब फसल उगाएंगे तो शायद वो गुण आ ना पाए। तो उसी गेहूं को अगर हम अलैंगिक जनन से दोबारा से पैदा करेंगे तो वो गुणों को आगे भी हम, ऐच्छिक किस्मों को हम जो है आगे भी मेंटेन रख सकते हैं। उन मतलब जो इच्छा अनुसार हमें फसल प्राप्त करनी है हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, कुछ पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, जैसे केले है, केले के अंदर जो है बीज नहीं होते, तो इसको भी जो है कायिक प्रबंधन के द्वारा ही उगाया जाता है। इसके लिए कोई आपको बीज वगैरह अलग से नहीं मिलते, इसमें भी जो मतलब मुख्य विधि है इसको उगाने की वो कायिक प्रबंधन ही है। कई बार होता है पौधा बहुत अच्छा है लेकिन उसके बीज नहीं बन रहे हैं, तो भी उसके लिए हम कायिक प्रबंधन ही काम में लाते हैं। मतलब ये एक तरह से आर्टिफिशियल तरीका है, मतलब कृत्रिम तरीका है जीवों को पैदा करने का। तो अभी हमने कौन कौन सा पढ़ा? आज हमने जो अलैंगिक जनन में पढ़ा, द्विखंडन पढ़ा, बहुखंडन पढ़ा, हमने जो है बीजाणु जनन पढ़ा, बीजाणु समासंग पढ़ा, पुनर्धवन या जो हमने पुनर्जनन है उसको पढ़ा, और कायिक प्रबंधन सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, कायिक प्रबंधन। इसके आपको 2-3 पॉइंट्स लिखने को आते हैं, वो मैंने आपको समझा दिए हैं, उसको देखना ध्यान से और अच्छे से पढ़ना। नहीं समझ में आएगा तो हम इसको आगे की क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे।